They are the most vulnerable community. They communities are vulnerable in the sense of social index, economic index, as well as political index. Are you getting my points? Yes, sir. Yes, sir. इसमें एक और इशू है, इनक्रोचमेंट बाय आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स लोग ट्राइबल एरिया में गए हैं। मोस्ट ऑफ जो झारखंड का एरिया है उसमें 60% बाहर के लोग हैं जो वहां जाके बस गए हैं, जमीन ले लिए हैं, ट्राइबल लोगों को से सस्ते में जमीन लिखवा लिया कुछ पैसे दे करके, या फिर चापलूसी से, बहुत और ये एन के एन प्रकारें। तो आउटसाइडर्स लोग उनके कल्चर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके वे ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, फिर उनका नेचुरल जो एक जीवन शैली है वो डिस्टर्ब होगी। अभी जो भारत में कुछ स्टेट हैं जहाँ की इस पे रोक लगा हुआ है, इसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। मैं पहली बार जब अरुणाचल प्रदेश गया था 2011 में, तो हमें दिल्ली में अरुणाचल भवन से एंट्री पास बना के ले जाना पड़ा। नॉर्मल जैसे हम बाकी स्टेट में जाते हैं, यू कैन नॉट इंटर। मैंने भाई वहाँ के जो अधिकारी थे, टीसीएस अधिकारी, बोले भी कि सर यू आर मूविंग इन आवर कंट्री एंड यू हैव टू सीक परमिशन सर, हमें भी अच्छा नहीं लगता। उनके लिए इसमें जा रहा हूँ वहाँ कुछ घूमने टहलने, और ऐसे हमारे देश में जाने के लिए हमें परमिशन। तो वहाँ मैं बॉर्डर पे जब गया तो काफ़ी सिक्योरिटी वाले आए और उन्होंने चेक किया कि आपके पास एंट्री पास है कि नहीं। ऐसे ही मिजोरम में भी होता है, मतलब आप जाए वहाँ जो काम है 10 दिन 15 दिन घूमने टहलने चले, वहाँ व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, जमीन नहीं खरीद सकते हैं, और रहने का भी एक लिमिटेशन है। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन अभी भी जो सेवन सिस्टर्स स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा टफ प्रोविजन है उन स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनली, आर्टिकल 371 के तहत। तो यू नो मेनी वे कि आउटसाइडर्स लोग जो खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो झारखंड वगैरह के एरिया में जाकर के उन्होंने ट्राइबल को और ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया। मनी लैंडर्स ने उसको एक्सप्लॉइट किया, एमएनसी द्वारा एक्सप्लॉइट किया गया, कॉरपोरेट आज इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरह से व्यवसाय करने वाले लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको उनके रिलीजन के साथ भी खिलवाड़ कर, कन्वर्जन, क्रिश्चियन मिशनरी ने उनको कन्वर्ट करवाया, ज़्यादातर वो उनको क्रिश्चियन बनाया। नॉर्थ ईस्ट के मोस्ट ऑफ द ट्राइबल आर कन्वर्टेड क्रिश्चियन, दे आर नॉट द ओरिजिनल क्रिश्चियन। ऐसे ही जो ट्राइबल बेल्ट में जो क्रिश्चियन धर्म को अपनाया वो कन्वर्टेड है, फोर्सेबल या परसेसिव कम्युनिकेशन से किसी तरह से उनको कन्वर्ट करवा देते हैं। सो यू शुड कीप इन माइंड कि दिस इज हियर कि उनपे कोई कल्चर नहीं थोपा जाए, कोई रिलीजन नहीं थोपा जाए, एंड देयर सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर विच देयर नेचुरल वे ऑफ लाइफ को इंश्योर करने की बात कही गई है। हम पॉलिसी वाले में पढ़ेंगे जिसमें कि घुरिये का अप्रोच है, वेरियर एल्विन का अप्रोच है, पंचशील पॉलिसी है, वो सब हम पॉलिसी वाले सेक्शंस में आएगा। दैट विल वहाँ उस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। सिंपली यू नो कि यहाँ पे बाहर के लोग ने जाकर के बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, देयर आर टोटल नंबर ऑफ ट्राइब्स भारत में अप्रोक्सीमेटली 461। आउट ऑफ दिस 75% आर प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव। ट्राइबल पीपल आर द मोस्ट प्रिमिटिव पीपल, वह प्राचीन काल से रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ लगभग 450-500 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कमोबेश हर एक स्टेट में स्प्रेड हैं, और ये लोग प्राचीन काल से अपनी जो संस्कृति है, कल्चर है, रिलीजन है, इन चीजों को समझ। देखो वे ऑफ, प्रारंभिक जो वे ऑफ लाइफ था ह्यूमन बीइंग का, इट वाज द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। जब आर्यन भारत आए तो आर्यन और दशा युद्ध जो हुआ था, तो दशा पीपल को ट्राइबल मानते थे, द बैटल ऑफ 10 किंग्स ऐसा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं से उनका एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है, पुरातन इतिहास रहा है। तो ये ट्राइबल ग्रुप आज भी भारत में रह रहे हैं, अपने उन संस्कृति के साथ वो जीना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद की समस्या है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो नक्सलाइट है वो ट्राइबल है। वह कहते हैं कि हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, हमारे कल्चर के साथ, चीजें के साथ, अधिकार के साथ, जंगल फॉरेस्ट सब पे मेरा अधिकार रहेगा। वह किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार का इंटरवेंशन किसी भी तरह से पसंद नहीं करता है। तो उनका एक आधुनिक जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इन चीजों से उनको जोड़ना,
फिर उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, फिर क्या कहते हैं वो इंटीग्रेशन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाउएवर गवर्नमेंट डिलीवर्स ए लॉट्स ऑफ थिंग्स, उनको बहुत सारा कुछ देने को तैयार है, बट वो कहते हैं नहीं, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग रीजन्स की, ट्राइबल की डिफरेंट जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम। ट्राइबल एरिया में डिफॉरेस्टेशन एक मेजर प्रॉब्लम है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट को वो जो बिचौलिए के माध्यम से गलत तरीके से काटते हैं, बेचते हैं। देयर आर लॉ बने हैं जिसमें कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, माइनर, जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट में महुआ का पेड़ वो नहीं काट सकता, तेंदुलीव का पेड़ नहीं काट सकता, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज, ट्राइबल को यूज करने का अधिकार दिया गया। पेड़ काटने से सरकार ने रोक लगाया, पहले ब्रिटिश ने लगाया था, जिसके विरुद्ध में ट्राइबल लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया। उनको लगा कि मेरे ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। सो अभी भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन नहीं हो, पेड़ पौधे को नुकसान नहीं हो। फॉरेस्ट लैंड में फॉरेस्ट को बेचने लगे, उनसे बिचौलिए साठ गांठ करने लगे, फिर उसका कमर्शियलाइजेशन गलत तरीके से व्यवसाय करने लगे। आपको मालूम होगा कि जो आसाम में जो ट्राइबल हैं वह गेंडे को मारते हैं, और उसके जो वन हॉर्न राइनोज जो हैं उनके हॉर्न को बेचते हैं लाखों में। उसके पीछे 3-4 लेयर के बिचौलिए होते हैं, जिससे गेंडा का पॉपुलेशन कम जाएगा। कई बार हाथी को मार देते हैं शिकार करने के क्रम, और फिर वो सूर को के दांत को बेचते हैं। तो इस पे सरकार कंट्रोल लगाया कि यू कैन नॉट, ऐसे आप करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो जिसके कारण वो लोग थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। मोस्टली ट्राइबल पीपल में पॉवर्टी रेट काफ़ी है। जैसे मैं बोला, पॉवर्टी रेट जो नॉर्मल जो सोसाइटी में है उससे कहीं ज़्यादा है, बिकॉज वही कारण है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं, लिटरेसी है। ट्राइबल एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ उसका बेनिफिट कॉर्पोरेट उठा लिए, उनको एक्सप्लॉयटेशन किए। तो ये एक इश्यूज हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आप देखोगे कि जो हिल एरिया के जो ट्राइबल हैं ज़्यादातर, ये ज़्यादातर माइग्रेट होकर के शहर में आ जाते हैं। अब मणिपुर, मिजोरम से लेकर के जितने भी ट्राइब कम्युनिटी हैं, इसमें उनके घर पे या तो बूढ़े हैं या घर ऐसे पड़ा, और युवा जितने भी हैं वह पुणे में, दिल्ली में आकर के कोई मोमोज बेचता है, कोई चाउमीन बेचता है, कोई कॉरपोरेट में भी काम करता है। तो ऐसे काम करते हैं। तो माइग्रेशन एक इनमें है हिल एरिया के, क्योंकि उनके पास लाइवलीहुड के लिए कोई साधन नहीं है। सो दिस इज द रीजन द ट्राइबल पीपल migrate to the other destinations like the industrial hub or corporate hub in India, और फिर वो अपने अकॉर्डिंग काम ढूंढते हैं, और शहरी फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस और ये सब चीजें आने लगी। एक इशू है मनी इन डेप्टनेस, मनी लेंडर्स, एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स उनको पैसे देते हैं, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट दे चार्ज ह्यूज इंटरेस्ट रेट, और फिर टाइम से नहीं दे रिटर्न करने के कारण उनका जमीन को ग्रैब कर लेते हैं। सो ट्रेडिशनल तरीके से काफी पुराने जमाने से द एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर्स इन ट्राइबल एरिया एक बड़ा इशू है। ये इनफॉर्मल तरीके से काम करते हैं, और वह विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में ट्राइबल का जो कल्चर है, शादी में, विवाह में बियॉन्ड लिमिटेशन वो खर्चा कर लेते हैं। फिर उनको कुछ लेकर लेने पीने का रहता है। तो इन सब कारणों से वो बहुत बड़ा दबाव में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आकर के मनी लेंडर्स के हाथों जमीन बेच देते हैं, फिर उनकी घर चली गई, उनकी जमीन चले गए, फिर वो क्या कहते हैं बहुत प्रॉब्लम, आर्थिक रूप से गरीब हो जाते हैं। सो एक मनी इंडेप्टनेस को लेकर के बहुत सारे रूल हैं, रेगुलेशन हैं, बट इनफॉर्मल तरीके से ये आज भी काफी एक्टिव है मनी लेंडर्स इस एरिया में। नेक्स्ट है लैंड एलिनिएशन। लैंड एलिनिएशन, जैसे मैं बोला कि पूरे झारखंड का लैंड सब ट्राइबल लैंड था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मेजोरिटी ऑफ लैंड ट्राइबल एरिया में ट्राइबल का अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे आउटसाइडर्स, बाहर के लोग वहां जाकर के घर बना लिए हैं, अपार्टमेंट बना लिए हैं, मार्केट डेवलप हो गया, तो लैंड उनसे जमीन छिन गई। आज से 5-7 साल पहले जयराम रमेश जब मंत्री था, तो मध्य प्रदेश से 1 लाख ट्राइबल दिल्ली की तरफ मूवमेंट करने के लिए आ रहे हैं।
आगरा में उनको रोका गया। उनका कहना था कि हमको रहने के लिए घर भी नहीं, हमें आप जमीन दीजिए। तो अब बताओ कि 1 लाख 2 लाख ट्राइबल लोगों के पास उनसे घर निकल गई, उनके वो निवास नहीं, जबकि उस एरिया में उनकी पूरी अपनी जमीन थी। कहीं ना कहीं एमएनसी कॉरपोरेट ऐसे मनी लेंडर्स दे टेरेबली उनसे गलत तरीके से ले लिए। सो एक लैंड एलिनिएशन उनसे उनसे सरकार, वो माइनर्स रिच एरिया है, सरकार ने माइनिंग के लिए उनसे लैंड एक्वायर कर लिया, उनका एग्रीकल्चरल लैंड ले लिया। फिर धीरे धीरे उनसे जो माइनिंग के जहां जहां है उनसे लैंड छीन गई। फिर वो क्या हुआ, थोड़ा सा मुआवजा मिला, सफिशिएंट नहीं हुआ। जिनसे मिला भी तो ज्यादा ट्राइबल लोग में क्या होता है कि यदि 5 करोड़ रुपया वो दे दो आप, आर यू गेटिंग योर पॉइंट्स? हेलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो Yes, sir. मैं आगरा में पढ़ा रहा था, तो एक लड़का हमारे क्लास में था, बोला कि सर हमारे जो आगरा एक्सप्रेस हाईवे बना है, आगरा टू दिल्ली, बोला कि इसमें बहुत सारे किसानों का जमीन ले लिया गया। किसी को 5 करोड़ मिला, किसी को 10 करोड़ मिला, ऐसे मुआवजा दिए सरकार, अच्छा मुआवजा दिए, नो डाउट, जितना जिस वैल्यू का जमीन था उस हिसाब से पैसे दिए। ऐसे ही ट्राइबल का भी होता है, दोनों ट्राइबल और ये किसान, ये माइंडसेट लगभग मोर और लेस सेम है। बोला कि सर जिसको 5 करोड़ हमारे गांव में, बोला कि 80% लोगों का जमीन था, उसमें मेरा भी जमीन है उसमें, तो 5 करोड़ 7 करोड़ जो रुपया आया एक बार किसानों के हाथ में, तो किसान ने क्या किया जानते हो? किसान ने क्या किया, स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद लिया, फिर पूरा लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया। मतलब 5 करोड़ रुपया का प्लानिंग नहीं करके उसको 4 साल 5 साल 3 साल में बेटी की शादी में जहां 10 लाख खर्चा करना था वहां 50 लाख खर्चा कर दिए। ऐसे ऐसे सारे पैसे उनके हाथ से निकल गए। और बोला कि सर अब ये हाल है, जिसको 5 करोड़ मिला था, आज 5 साल के बाद वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब उसके स्कॉर्पियो भी गए, अब उनको वो स्कॉर्पियो है तो उसको पेट्रोल दिलाने की उसमें क्षमता नहीं है, आज वो गरीब हो गया। मतलब उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाए। सरकार ने तो मुआवजा दिया, लेकिन उसको जो है कि कई बार ऐसे फ्रूगल कर देते हैं, ट्राइबल भी ऐसे करते हैं कि वो पैसे आया तो बहुत ज्यादा शराब पीने लगेंगे, फ्रूगल खर्चा कर लेंगे, बहुत ज्यादा ऐसे करने लगेंगे, और फिर वो चीजें नहीं हो पाती क्योंकि एजुकेशन लेवल और चीजें कम है, जिसके कारण वो ऐसे होते हैं। तो दिस इज द पॉइंट हियर कि ट्राइबल एरिया में मुआवजे देती है सरकार, नो डाउट, जमीन एक्वायर किया तो, बट उनका पूरा एक जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो वो मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट दीजिए, यानी कि यदि उससे जो रेवेन्यू आते हैं, यदि रोड बना और चुंगी से जो पैसे आते हैं उनका कुछ परसेंटेज जो है वो उनको हमेशा मिलते रहना चाहिए, उनके उनके बच्चे को हमेशा मिलते रहना चाहिए, क्योंकि आपने उनका लैंड लिया है, जमीन लिया है। तो इस ढंग की जो चीजें हैं वो जो लैंड एक्विजिशन बिल अभी भी भारत में पारित नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल कि इन ट्राइबल पीजेंट के हित में आप लैंड एक्वायर करें, और उनको ऑलवेज जो बेनिफिट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बुलेट ट्रेन चलाओगे, अब बुलेट ट्रेन में जिसका जिसका लैंड लेगा उसको बुलेट ट्रेन के जो इनकम होगा उसका कुछ परसेंटेज आप उनके फैमिली को ऑलवेज दो। सो बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए हैं। सो अब उनको उस नए पॉलिसीज पे और काम करना होगा। और दूसरा बात कि फोर्सेबल भी यू कैन नॉट एक्वायर लैंड, मेरी जमीन है मैं नहीं दूंगा सरकार को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके बगैर मर्जी के आप लैंड एक्वायर नहीं कर सकते हैं। जो जनजातीय है, ट्राइबल है या किसान है, उनका जमीन में यदि आपको मेट्रो बनाना है, बुलेट ट्रेन लेना है, तो उनकी मर्जी सहमत लेना जरूरी है। तो अब उनके फेवर में सब चल रहे हैं। अब मे बी कि आगे जो लैंड एक्विजिशन बिल आएगा भारत में, वह सब उसमें ट्राइबल और जो चीजें हैं जनजाति किसान सबके इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जाए, अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? Yes, sir. So this is Yes, here. sir. So in this context, we can reasonably say that there are lots of socio-economic and political problem with the tribal communities in India, and tribal are in this sense the vulnerable communities. अभी ट्राइबल का जो क्वेश्चन लेजिस्लेटिव मेजर हम पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ेंगे, वो अलग सेक्शन है, अभी यही सेक्शन में हम इतना ही तक देखेंगे। फिर आगे आएंगे हम VMD ग्रुप में और कौन कौन से आते हैं, यू लिसन, कि इसमें आएंगे डिस्क्रिमिनेशन एंड वल्नरेबिलिटी फेस्ड बाय विमेन इन इंडिया। भारत में मैंने विमेन रिलेटेड इश्यूज आप लोगों को पढ़ाया है, इसीलिए बहुत कुछ चीज क्लियर होगा कि विमेन आर वल्नरेबल कैसे, महिला एक वल्नरेबल ग्रुप में आती है।
महिला एक VMD ग्रुप में आते हैं। अब पहले तो 3-4 डायमेंशन, सोशल डायमेंशन पे देखेंगे तो उनके साथ बहुत सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, विडो है, सती का इशू है, सोसाइटी में स्टेटस है, प्रॉपर्टी है, रिलीजन को लेकर के अभी भी देखेंगे कि शनि सिंगनापुर में क्या हुआ और पद्मनाभन मंदिर में क्या, तो महिला नहीं जा पाएगी। तो ये सारे आ जाएंगे सोशल चीजों में। दूसरा, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आज उनके नाम से प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे यदि पैटर्नल प्रॉपर्टी है तो दादाजी के नाम से है, फिर फादर, फिर बच्चे, ऐसे मेल लाइन चलता है, महिलाओं के नाम से नहीं है। जो सर्विस सेक्टर्स में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। वो इकोनॉमिकली जो प्रोडक्टिव वर्क है, जिसमें पेड वर्क है, उसमें नहीं, अनपेड वर्क में है। अनपेड वर्क हुआ कि घर में खाना बना रही हैं, कपड़े साफ कर रहे हैं, बच्चे को केयर टेक, ये पेड वर्क नहीं माना जाता है, जबकि वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से वो है। पॉलिटिकली देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम है। पॉलिटिकल जो इनका रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, राज्यसभा में, असेंबली में कम है। तो आज भी ये इम्पावर नहीं हुई। तो इन दिस टर्म सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ट्विस्ट करेंगे एंड विल सी दैट दे आर वल्नरेबल। एक और अलग अलग डायमेंशन भी, जैसे इंडिया में सेक्स रेशियो 940 है। 940 दिखाता है कि इन पैट्रिलिनियल सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी की महिलाओं का अस्तित्व पे खतरा, उनकी जनसंख्या कम रही, फीमेल फर्टिसाइड्स हो रहे हैं। तो एक उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एजुकेशन का लिटरेसी लेवल उनके लो है, 65.46, वाइल मेल जो है 74.4% है। तो उनका लिटरेसी, उनको पढ़ाने पे क्यों नहीं बल दिया जाता है? फिर डॉरी से रिलेटेड उनकी ह्यूमिलिएशन से कई तरह से उनको ह्यूमिलेट किया जाता है। फिर उनके साथ जो है सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, ये मैं बताया भी था। इसको लेकर के 2013 में कानून बना कि सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस को लेकर के एक्ट बनाए 2013 में। इसके तहत बैन किया गया कि आप, कोई महिला घर से बाहर काम करने के लिए जाती है और उनको कार्यस्थल पे कोई आप डेरोगेटरी लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज से किसी भी तरह से आपको लगा उसने कुछ ऐसी चीज दिए हैं, उस आधार पर आपके ऊपर में कार्रवाई हो सकती है। तो आज भी हो रहे हैं। जैसे मीटू क्या है? मीटू एक तरह का सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन है, ह्यूमिलिएशन है। अभी मीटू सुने थे ना लास्ट ईयर? यस सर, वो नाना पाटेकर के ऊपर भी एलिगेशन आया था। भाई सचिन, यस सर। सचिन, यस सर। मीटू क्या है बताओ? मीटू क्या है? मीटू, मीटू सुने हैं कभी तुम कि मीटू पे क्वेश्चन आया है यूपीएससी में? मीटू, रवि? यस सर, वही सेक्सुअल हरासमेंट मैंने ही सुना सर। क्या हुआ, कैसे आया? रिलेटेड है सर, मी टू। अच्छा, कौन किसको हरासमेंट किया बताओ? अभी जब आया नाना पाटेकर ने, क्या हुआ घटना मालूम है? तो तनुश्री दत्ता नाम का एक हीरोइन है, यस सर। उसने आरोप लगाया कि शूटिंग के दौरान 10 साल पहले इन्होंने मेरे को गलत ढंग से टच किया, ये किया, वो किया, ठीक है। उसके 2 दिन बाद क्या हुआ कि एक दूसरा आदमी कोई आया, अमिताभ बच्चन को लगाया कि इसने भी ये किया। फिर एक तीसरा आ गया कोई लड़की, उसने भी किसी और पुराना हीरो पे लगाया कि इसने मेरे साथ भी किया। तो इसी को मीडिया ने नाम दे दिया मी टू। कि मतलब कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि इसने मेरे को आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कभी भी शूटिंग के दौरान ऐसे टच किया। तो मी टू से यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि भाई ये महिलाओं के अगेंस्ट में ये सेक्सुअल हरासमेंट है एक तरह से। आप कार्यस्थल पे करते हो, शूटिंग के दौरान करते हो, या ऑफिस में करते हो, ऑफिस में बॉस, कुलिंग्स, तो ये भी एक तरह का उनके अगेंस्ट में जाता है। फिर इशू रिलेटेड टू सरोगेसी। सरोगेसी में आप लोगों को बताया हूँ कि सरोगेसी को लेकर के सुषमा स्वराज ने स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया। अब भारत में कोई भी आदमी आसानी से सरोगेट मदर या सरोगेसी नहीं करवा सकता। उसके लिए कंडीशन है, या तो कोई हस्बैंड वाइफ बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रखता है तो उसको अलाउ किया गया। फिर सरोगेसी में जो जिस औरत को आप हायर करेंगे वह आपके रिलेटिव होना चाहिए। और ये कमर्शियल सरोगेसी जो है कि कोई लंदन से, जर्मनी से आकर के भारत में महिला को हायर करे और सरोगेसी से करे, तो इसको सख्त से बैन कर दिया, ठीक है।
लेकिन अब है क्या कि इनडायरेक्ट तरीके से पीछे के रास्ते से चल रहे हैं थोड़ा बहुत। तो एक तो सरोगेसी भी है कि जो कि महिलाओं को हम समझ लिए हैं और वुमेन के अगेंस्ट में जाता है। फिर है लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आज हार्डली 10 to 12% है। महिलाओं को जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, क्या कहते हैं, वो लोकसभा में कितने हैं, टोटल संख्या का लगभग 12% के आसपास। इस बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है। अभी भी इसको लेकर के विमेन रिजर्वेशन बिल का पेंडिंग है हमारे यहाँ। इसमें कितना % रिजर्वेशन की बात कही गई है? विमेन रिजर्वेशन बिल इज पेंडिंग इन पार्लियामेंट। हाउ मच, कितना % रिजर्वेशन है इसमें, प्रोविजन है? रोहित 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 सुन नहीं रहा। सचिन, यस सर, यस सर। रोहित बताओ, विमेन रिजर्वेशन बिल में कितना % रिजर्वेशन की बात है? अंशिका, अंशिका, Yes, sir. विमेन रिजर्वेशन, 33%. यस यस यू आर राइट, 33% रिजर्वेशन। लेकिन ये अभी बिल नहीं पास हुआ है, एक्ट नहीं बना है। तो कि इनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब, एक तो लोकसभा में, विधानसभा में इनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी घोषित करके इनको लाना। फिर पंचायती राज में जो है, मैंने आप लोगों को बताया था 243D के तहत इनको रिजर्वेशन दिया, 50% रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को। ठीक है, तो ओवरऑल प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ड्यू टू इलिटरेसी, अवेयरनेस, कंससनेस नहीं है, वह पॉलिटिकली कंसस नहीं है। मानते हैं कि पॉलिटिक्स करना महिलाओं के बस की बात नहीं है, ये पुरुष का अधिकार है, वुमेन में है। तो जिसके कारण एक ट्रेडिशनल जो माइंडसेट है वह रूरल एरिया में ऑपरेटिव है। आज आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं चेंजेस, पार्टिसिपेशन में इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है लो लीगल कॉन्शसनेस टू वुमेन राइट। अब ये लीगली इनको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान या वट एवर द लीगल प्रोविजन, दे आर नॉट वेरी वेल अवेयर कि व्हाट आर द लॉज और लीगल राइट उनके क्या है। बहुत सारे वो कर सकते हैं। तो ये भी दिखाता है कि उसमें कॉन्शसनेस, जागरूकता का अभाव है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं इलिटरेसी। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के अगेंस्ट में जाता है। इंडिया में वाइफ बीटिंग इज वेरी वेरी कॉमन इन द रूरल एरिया, अर्बन एरिया। बड़ी कहानी होते हैं, कभी मीडिया में आते हैं कि पत्नियों को पिटाई कर देना, ये बड़ी कॉमन माना जाता है। फिर उसके बाद और कई तरह से ह्यूमिलिएट करना, ये भी एक गलत है। तो कहीं ना कहीं से घर के अंदर में जो वाइफ के, माँ के, बहन के साथ जो हिंसा होती है। एक लड़का हम यदि बाहर जाएगा तो माता पिता या बड़े भाई नहीं पूछेगा तुम कहाँ गया, सिनेमा देखने गया, कब आया, कब गया। लेकिन वही उस घर की यदि कोई लड़की बाहर चली गई, 1 घंटा लेट हो गया, तो उससे 25 सवाल पूछे जाते हैं हमारे यहाँ। कहाँ गई, क्यों गई, क्या बात हुआ। तो ये माइंडसेट है जिसके कारण फिर उनको ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता है। फोन को लेकर के बहुत सारा इश्यूज है, फ्रीडम को लेकर के बहुत सारा इश्यूज है। तो दिस इज कॉल्ड, उसके कारण घरेलू झगड़ा होता है। इंडिया में सीरियल चलता था सास बहू साजिश, में यही सब दिखाता था, सास बहू साजिश। सास बहू के अगेंस्ट में साजिश रचता है, बहू मतलब महिला पहले नहीं था, अब इसमें कर दिया है। कोई महिला के विरुद्ध भी यदि वायलेंस करता है उसको भी सजा। पहले पुरुष को था इसमें, इस कानून में से पुरुष के, महिला को सजा नहीं हो। अब सरकार ने पिछले साल चेंज कर दिया, इसी साल चेंज किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस में, यानी कि कोई महिला यदि महिला के ऊपर अत्याचार करता है तो महिला के अगेंस्ट में भी कार्रवाई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। मैं आपको इसको लेकर के कानून बना था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। घरेलू हिंसा अधिनियम, और ये नॉन वेलेबल है। ये एक्ट लगने का मतलब 14 दिन का न्यायिक हिरासत, आपको जेल जाएंगे। कोई किसी को यदि आप घर में कोई महिला क्लेम कर दिया हस्बैंड के विरुद्ध में, या कोई बहन क्लेम कर दी भाई के अगेंस्ट में या फादर के अगेंस्ट में कि मेरे को मारता है, पीटता है,
टॉर्चर करता है तो तुरंत सख्त कार्रवाई होगी। एसिड अटैक ने डिस्कस किया था। अब देखो एसिड अटैक में कभी सुने हो कि किसी पुरुष पे कोई एसिड अटैक हुआ हो? बोलो भाई, हाँ सर। कभी सुने हो कि किसी लड़का के ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया? नहीं सर। नहीं सुने हो। अक्सर एसिड अटैक में 100% केस होता है लड़कियों के ऊपर में होता है। ये महिला के अगेंस्ट में उनकी जिंदगी को खराब कर देते हैं। शादी के लिए ये नए लड़के सब जो होते हैं +2 वाले, ये 19, 20, 22 वर्ष, ज्यादातर ऐसे लड़के घटना करते हैं जो ना समझ होते हैं। दोस्ती करने के चक्कर में नहीं माना, रिलेशनशिप नहीं किया तो उनको एसिड अटैक कर देते हैं। घटना यही चक्कर में होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से इसके लिए बहुत और सख्त कानून बनाने की जरूरत है कि इनसे बहुत सारी महिलाओं की जीवन खराब हो गई है, उनका शादी विवाह नहीं होता है, फिर वो कई तरह से जिंदगी में उलझ जाते हैं। तो ये बहुत सारे घटना बढ़ गए हैं अभी 4-5 साल में भारत में। एसिड अटैक ये महिलाओं के अगेंस्ट में जाता है। मैरिज टू एनआरआई एंड इशूज, ये भी एक इशू है। मैरिज टू एनआरआई एंड इशू, कबूतरबाजी बोलते हैं पंजाब में। पंजाब में एनआरआई से शादी करने का बहुत बड़ा क्रेज है। जो पंजाब में थोड़ा बहुत पैसे वाले लड़के लड़की परिवार हैं वो सोचते हैं मेरी बेटी का शादी एनआरआई से हो। अब एनआरआई कैसा है तो ज्यादातर वो कनाडा में जाकर के टैक्सी चलाते हैं, सरदार पंजाबी लोग। अब उनका लाइफ स्टाइल या पैसे जो भी है जितना भी मिलते हों, सोचते हैं कि मेरा बेटी मतलब विदेश जाएगी, अमेरिका जाएगी या कनाडा में रहेगी, अच्छे से लाइफ स्टाइल। कोई भी गार्जियन पिता तो यही सोचता है कि बेटी अच्छा खुशहाल हो। इसमें अभी रिपोर्ट आया है कि 80% जो एनआरआई का जो शादी है वह शादी टूट जाता है, बाद में प्रॉब्लम आ जाता है। लड़कियों को ऊपर में कई बार अत्याचार किए जाते हैं, कई बार वो दहेज लेकर के चले जाते हैं, फिर लड़कियों को यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ से लड़कियों को ले गए तो वहां पर में बड़ी बहुत तरह से ह्यूमिलिएशंस करते हैं। एक तो मूवी में भी इसको दिखाया गया है, पिक्चराइज किया गया है, इस पे मूवी भी बने हैं। तो एक बहुत बड़ा एक महिला के अगेंस्ट में जाता है। मैक्सिमम एनआरआई जो है वो महिलाओं का इस ढंग से एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं और वो बहुत ही शादी सफल नहीं होते हैं। फिर ऑनर किलिंग का इशू है। महिलाओं के अगेंस्ट में ऑनर किलिंग होते हैं। ऑनर किलिंग का मतलब हुआ कि यदि कोई अपर कास्ट की लड़की नीचे कास्ट के लड़के से शादी कर ले तो लड़की के फादर को और मदर को लगता है कि मेरी बहन या बेटी ने मेरे खानदान, मेरे परिवार के इज्जत को धूमिल कर दिया। उनको घर समाज वाले उनको ताना मारते हैं कि भाई आपकी बेटी ने ऐसे कर लिया। फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान सोशल स्टेटस को लेके होते हैं। और कई बार ऐसा घटना होता है कि उनके भाई और फादर अपनी बेटी को भी मार देते हैं, उनके दोस्त को भी कई बार मार देते हैं। ये हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में और कई जगह ऐसी घटना होती है, भारत में होते रहते हैं। तो ऑनर किलिंग जो है एक तरह से हॉरर किलिंग की तरह होता है। आप पूरा सनसनी मचा दिया, ये नहीं, चाहे चाहे वो कई बार लव जिहाद को भी जोड़ सकते हैं कि जो ऐसे मुस्लिम लड़का से शादी कर ली तो ऐसे में लगता है कि भाई वो गड़बड़ हो गई। अभी देखा एक हमारे आईएएस टॉपर्स ने किया, मुस्लिम लड़का से शादी, टीना ढाबी नाम है उसका, ठीक है, क्या नाम है? हेलो, यस सर, फर्स्ट रैंक। हाँ, दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। दोनों का क्या कहते हैं, डाइवोर्स हो गया। अब जो है, अब वो उनका सोसाइटी, चलो आईएएस अफसर है लेकिन सोसाइटी में क्या है, एक तो उसी समय में इसका विरोध हुआ था कई उनके लिए, लेकिन उन्होंने कर लिया। लेकिन एक सामाजिक सरोकार होता है तो कहीं ना कहीं इससे एक डिस्प्यूट पैदा हो जाता है दो कम्युनिटीज में, दो जातियों में। फिर फीमेल फेटिसाइड्स का इशू है, कन्या भ्रूण हत्या, जिससे सेक्स रेशियो कम है इन इंडिया में। सो मैनी वे कि हमारे देश में जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और आजकल बहुत सारे ऐसे टेस्ट से पता चल जाते हैं। और फिर एबॉर्शन का जो इशू है, कन्या भ्रूण हत्या का जो इशू है, ये बहुत बड़ा एक महिलाओं के अगेंस्ट में जाता है, जिससे सेक्स रेशियो कम गया। इसको लेकर के मैं बताया था PCPNDT एक्ट, तो दैट इज वेरी पॉपुलर। सो यू शुड नो दैट, ये भी, इसको भी चेक करने के प्रयास हैं
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन और चीजें चल रही हैं, योजना चल रहे हैं, बट स्टिल इस दिशा में बहुत सारी चीज करने की जरूरत है। चाइल्ड मैरिज लार्जली इट इज फाउंड इन राजस्थान। आज भी वो सगरी सिस्टम बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे को शादी करवा देते हैं बिकॉज ऑफ द डॉरी सिस्टम्स और लाइक दैट, एंड उन्हें की बॉडी माइंड मेच्योर नहीं होते हैं। सो एक सोशल प्रॉब्लम्स है वहाँ। आज बहुत सारे चीजें बदल रही हैं, तो चाइल्ड मैरिज को रोका जाए। 18 और 21 ईयर्स रखे गए हैं हमारे यहाँ एज। जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 स्पेशल मैरिज एक्ट है, भारत सरकार का जो प्रेजेंट कानून है, उसमें लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। लेकिन कई बार होता क्या है कि 12 वर्ष में शादी करवा दिया, 14 वर्ष में करवा दिया, तो एक क्या है वो बाद में जाकर के उनके साथ कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हाई ड्रॉप आउट्स फ्रॉम स्कूल इन इंडिया, if you see the entire literacy or like that, you will find that dropouts is very high among the women में मुस्लिम विमेन में ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट के विमेन में ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है, शेड्यूल ट्राइब में भी बहुत ज्यादा है ड्रॉप आउट। क्यों ऐसा क्यों होता है कि वो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं 8वीं 7वीं, जाते जाते वो स्कूल जाना छोड़ देते। क्यों? क्योंकि अब बड़ी हो गई, घर का काम करेगी, फिर गांव में स्कूल नहीं है, गांव से बाहर जाने का मतलब कई बार ईव टीजिंग और ऐसे घटना है, सेफ नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे इशू के कारणों पर है। फिर आर्थिक चीजें आ जाती हैं। तो मैंने भी कि इंडिया में जो ड्रॉप आउट रेट एमंग द गर्ल्स चिल्ड्रेन और वीमेन इट्स वेरी हाई। सो इसको हम कम से कम 8वीं क्लास तक, हाई स्कूल तक इसको अच्छी शिक्षा दें, ये चीज को लेकर के सरकार पॉलिसी बनाए हैं, कई तरह के नए नए स्कूल खोले हैं, इनको एजुकेशनल पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किया गया है, बट स्टिल इनको सोशल कंसर्नेंस फैमिली लेवल पे इसको ले जाके और वहां से इसको और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। लाइक दैट हाई ड्रॉप आउट्स को कम करना है कि कम से कम बहुत सारे माइनॉरिटी मुस्लिम में तो ऐसे हैं, दलित में और मुस्लिम में 20% इनरोलमेंट ही नहीं है। मतलब 20% मुस्लिम औरतें और दलित औरतें कभी स्कूल का के गेट तक जाती ही नहीं, वो नाम नहीं लिखाते हैं स्कूल में। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक इशू है हमारे यहाँ, तो ये इनके अगेंस्ट में जाता है। फिर मैलन्यूट्रिशन एंड हेल्थ, उनमें जैसे मैं बोला वो चलाया गया योजना, सबला योजना, किशोरी शक्ति योजना, 11 to 18 ईयर्स जो एज के जो लड़कियां हैं, उनका बॉडी इस एज ग्रुप में काफी डेवलपिंग होता है, उनको अच्छे डाइट चाहिए, हेल्दी माइंड बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। पुअर फैमिली के हैं जिनको कि जो विटामिन मिनरल्स युक्त रिच डाइट नहीं मिलते हैं, जिनके कारण उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सो दिस इज कॉल्ड मैलन्यूट्रिशन को लेकर के कई सारे योजना चला रहे हैं सरकार। मिड डे मील है, किशोरी शक्ति है, शबला योजना है, उनको दिए जाते हैं, बट डिलीवर तो है, बट स्टिल एक बहुत बड़ा जो इश्यूज है कि अभी भी हम इन चीजों को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाए। फिर हाई एमएमआर में जैसे बताया कि वर्तमान में अप्रोक्सीमेटली मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है यह 125 के आसपास है। सचिन, यस सर। मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है बताओ? एमएमआर सर हमको समझाओ। सर पर लाख में का उसको वो करते हैं, हाँ, काउंट करते हैं। 1 लाख में कैसे बताओ, और क्लियर करो। पर लाख में कितना? पर लाख क्या? सर पर लाख मतलब केस में मतलब कितने मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट मतलब केस आ रहे हैं उसे उसको? देखो ये रोहित, रोहित रोहित नहीं सुन रहा है। यस सर, यस। रोहित, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या है हमको समझाओ। ये आगे चलो। अंशिका,
अंशिका, यस सर। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मेरे को समझाओ क्या है, MMR। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि जो पर लाख वुमेन यानी कि जो बर्थ देती है उसमें जितने वुमेन को यानी कि जितने वुमेन के चाइल्ड का डेथ वेथ होता है। ये चाइल्ड का नहीं, महिलाएं मर जाती है, बच्चे का नहीं। यस यानी कि यस सर। जन्म देने के क्रम हाँ, में कितनी महिला, 1 लाख महिलाओं ने यदि बच्चे को जन्म दिया तो जन्म देने के क्रम में कितनी महिलाएं की मौत हो गई। यस सर। दिस इज कॉल्ड MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। भारत में लगभग ये 126-28 के आसपास है, ठीक है। यस सर। तो पहले जैसे मैं डाटा भी बताया था कि 95-96 में 556 के आसपास था, बहुत आशा योजना सबसे कम आया। तो ये तो महिला के अगेंस्ट में गया कि वी डू नॉट केयर, महिलाओं को हम प्रॉपर हेल्थ केयर और चीजें नहीं देते हैं, जिसके कारण और भारत में हर एक साल लगभग 46,000 ऐसे महिलाएं मर जाती हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है दुनिया में। ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हमारे यहाँ आशा योजना जो चलाया जा रहा है, उससे बहुत सारे पर अभी भी इसको और कम करने की जरूरत है। एक साल में 46,000 भारत में महिला ऐसे मर जाती है, मतलब जन्म देने के क्रम में। तो दिस इज डेटा इज वेरी हमारे यहाँ इन चीजों को लेकर के इनको हेल्थ फैसिलिटी अच्छा मिले और चीजें दिया जाए इनको। सर कैसा है 1 लाख में, क्या है सर 1 लाख में जन्म निकालने की मृत्यु का? 1 लाख महिलाओं ने यदि बच्चे को जन्म दिया तो जन्म देने के क्रम में कितनी महिलाएं मर गई, ये है मैटरनल मोर्टेलिटी। तो लाख हजार लाख में नहीं करते हैं सर वो 1 लाख में? नहीं, 1 लाख में 1 लाख महिलाओं ने यदि बच्चों को जन्म दिया तो उसमें कितना महिला मर जाती है, बच्चे कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई इश्यूज के कारण। अच्छा, ठीक है। बात समझ में आया? मातृ मृत्यु दर कहते हैं सर इसको। हाँ, इसको मातृत्व मृत्यु दर बोलेंगे। तुम्हारा हिंदी मीडियम है? जी सर, जी सर। ये मातृत्व समझ नहीं आता मुझे क्या है इसको। अच्छा अच्छा, मातृत्व मृत्यु दर इंग्लिश में बोलेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी, सो सिंपल। जी सर। ठीक है, आप नहीं बोलोगे ना? नहीं सर, नहीं। चलो, ये आप देखो, इन दिस पॉइंट, इन दिस कंटेक्स्ट, on the basis of above argument, above point, we can reasonably conclude that women falls under vulnerable group। women एक vulnerable sections में आते हैं, उसके पीछे ये सारे लॉजिक, ठीक है। यस सर। अब आओ, मैंने SC ST विमेन के बारे में, vulnerability के बारे में, उनके डायमेंशंस को टच किया, ठीक है। और अब हम प्रॉब्लम फेस्ड बाय डिसेबल्ड इन इंडिया, ठीक है, इस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हमें 1 मिनट का ब्रेक दो, 1 मिनट का, ठीक है। यस सर। 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर इसको स्टार्ट।
ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। आज 2-3 लोग मिसिंग है क्लास में। सृष्टि नहीं आई है, क्लास ज्वाइन नहीं की है। आप लोगों के संपर्क में है या आप लोग सब अलग अलग शहर से हो? ओके ओके, नाउ यू सी हियर, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम फेस्ड बाय डिसेबल्ड और सो कॉल्ड दिव्यांग इन इंडिया। दिव्यांग लोगों का जो है, दिव्यांग और डिसेबल्ड पर्सन आल्सो फॉल्स अंडर द वल्नरेबल सेक्शन और ग्रुप। They have a lots of problem, social problem, economic problem, political problem. सोशल लेवल पे हम जनरली भी डिस्क्रिमिनेशन है, उनके प्रति जो एटीट्यूड है वह ज़्यादातर सकारात्मक नहीं होता है, उनको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की फीलिंग होती है, सामाजिक रूप से घुलने मिलने में बहुत प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन की इशू है, फिर स्टेटस की एक इशू है, इकोनॉमिक लेवल पे टू अर्न द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि वह अपने जीवन को चलाने के लिए आर्थिक उपार्जन कैसे करें। बहुत सारा उसके कारण अंधापन के कारण या विकलांगता के कारण बहुत प्रॉब्लम आती है। एंड पॉलिटिकल लेवल पे वह दे आर ऑल्सो पॉलिटिकली नॉट एक्टिव, पार्टिसिपेशन लो है और बहुत तरह से इशू है। अब देखो थोड़ा और टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पुअर एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उनके लिए जब सफर करते हैं, अब उनको एयरपोर्ट पे जाना है, रेलवे स्टेशन पे जाना है, कहीं बाजार जाना है, तो विकलांग लोगों को मैं कितने रोज दिल्ली की में देखा हूं, मैं कई अंधे को रोड क्रॉस करवाया हूं और मैं ऐसा मौका ढूंढता रहता हूं कि हमें ऐसा सेवा का मौका मिली। ऐसे ही जब मैं किसी एक लंगड़े को देखता हूं तो आ जाता है कि काश मेरे पास यदि ऐसा होता तो क्या होता। तो यू नो कंपैशनेट बिहेवियर, हमें हमारा जो है ऐसे लोगों के प्रति कंपैशन होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए ऐसे जो विकलांग लोग हैं समाज में। पहले बात तो इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा इशू है। बस में चढ़ना हो, रेलवे में जाना हो, मतलब ये मूवमेंट का एक जगह से दूसरे जगह आज बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में ट्रांसपोर्टेशन का, ये नहीं कर पाते हैं अकेले। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, जहाँ वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं से लोगों के एक नॉर्मल लोगों के माइंड में रहता है कि ये अंधे हैं, फिर ये लंगड़े है, ये बहरे है, ये गूंगा है, तो हम उसके प्रति एक नॉर्मल व्यवहार नहीं करते हैं, मिसट्रीट करते हैं। कई बार उनको जो ड्यू चीज जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, रिवार्ड या प्रमोशन और चीजें, जॉब करने में बहुत तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। तो एक ये इशू है। भारत में 2011 में जो था ये था 2.1%, अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 चिल्ड्रेन डिसेबल्ड इन इंडिया। 1,20,000 जो है चिल्ड्रेन भारत में डिसेबल्ड हैं। 80% हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 40 ईयर्स, जिसमें 80% हमारे देश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 65-67 हो गया है। 67 ईयर है पुरुष का और 68 ईयर है महिलाओं का। महिला 1 बरस ज्यादा जीती है पुरुष, यू नो। और देशों में बहुत ज्यादा है, जैसे अमेरिका में और ज्यादा है, स्पेन की बात लें, फ्रांस की बात लें, ब्रिटेन की बात लें, कहीं 78 बरस है, कहीं 80 बरस है, कहीं 75 बरस है, जापान में भी बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वह 67 ईयर्स जो है वो पुरुष का है और 68 ईयर्स महिला का। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज रिलेटेड कि एक व्यक्ति कितना एवरेज जीता है इंडिया में, तो एवरेज यही है, ठीक है। इसमें से 40 साल में इन लोगों में 40 वर्ष में ही मर जाते हैं। मतलब अंधे लोग या लंगड़े लोग, ऐसे लोग जो डिसेबल्ड है उसमें 80% डिसेबल्ड 40 वर्ष जाते जाते
उनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। एक तो इनको लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने का चैलेंज है कि इनको अच्छा जो चीज़ें मिले, सुविधा मिले, फैसिलिटी मिले, हेल्थ से रिलेटेड और पॉवर्टी से रिलेटेड इशू नहीं हो। फिर डिसेबल्ड वीमेन हैव मोर प्रॉब्लम देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में। इन कंपैरिजन टू मेल, यदि महिला डिसेबल्ड है, एक कल्पना करो कि एक लड़के की तुलना में एक लड़की यदि अंधी हो और उनको यदि कहीं बाहर जाना हो, कहीं कुछ काम से जाना हो, कितना खतरा एक नॉर्मल लड़की के साथ होता है, एक अंधे के साथ और क्या हो सकता है। फिर यदि वो पाँव से लंगड़ा हो, उनके साथ कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके जो हमारे यहाँ जो लड़कियों का सोशलाइजेशन है या उनका जो एक परवरिश है इस तरह से होता है, यदि उसमें विकलांगता आ गई, डिसेबिलिटी आ गई, तो इट विल क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम फॉर देम। शादी नहीं होती है, शादी का इशू है। फिर क्या करते हैं, उनका यदि कैरियर नहीं बना तो और तरह की प्रॉब्लम होते हैं। फिर घर में इशू है, फिर पूरी लाइफ उनकी चारों तरफ से समस्या से घिरी होती है। फिर इसमें जो है कि वीक इल्डरली पीपल, जो कमजोर, जो इल्डरली ओल्ड एज वाले लोग हैं, कैंसर एड्स पेशेंट हैं एंड मेंटली रिटार्डेड आर मोर वल्नरेबल, ये सब भी डिसेबल्ड में ही एक तरह से आ जाएंगे। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो गए। लैक ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अब इनके जहां वर्क करते हैं उनको इनके हिसाब से सुविधा नहीं होती। अब मान लो सीढ़ी चढ़ना है तो उस ऑफिस में कोई लिफ्ट का व्यवस्था नहीं होता विकलांग के लिए, कोई व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं होती है, या और जो बेसिक सुविधा होते हैं जो ऐसे लोगों के लिए, such type of facilities are not provided. So many ways in government offices, public places में, so differently abled person and for disabled, there should be a provision of disabled friendly, infrastructure and work culture. ऐसा भी होना चाहिए। Lack of specialized institution and teacher. फिर many ways you can see स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है इनके लिए, सेपरेट नहीं तो कम से कम हर एक जगह एक विंग बनाया जाए डिसेबल्ड लोगों को। एवरी हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस एक विंग बना के इनको स्पेशली फैसिलिटेट करने की जरूरत, बिकॉज दे आर मेंटली वल्नरेबल, फिजिकली वल्नरेबल, और जिसके कारण उनको कहीं भी यदि जाते तो उनके अनुकूल उनको कल्चर मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स लाइक दैट। भारत में डिसेबल्ड को लेकर के जो है मोदी जी काफी सक्रिय, उन्होंने इन्हीं का नाम बदल दिया और इनको पहले जो विकलांग बोला जाता था वह एक तरह से डेरोगेटरी माना जाता, विकलांग शब्द एक तरह से निगेटिव था, तो उनको सम्मान दिलाना, सोशल स्टेटस दिलाने के लिए उन्होंने इसका नाम दिव्यांग रखा। दिव्यांग, दिव्यांग मतलब ये हमारे एक सकारात्मक एक वर्ड रखा, जिसका मतलब दिव्य का मतलब होता है बहुत अच्छा, भव्य। तो हम कभी भी इसको उस नजरिए से नहीं देखें, मैसेज देना था सोसाइटी को। और उन्होंने कभी इनके लिए काफी काम भी किए हैं, इनको रिजर्वेशंस की भी प्रोविजन दिए हैं जो हमारे केंद्र सरकार में है। यदि आप विकलांग हैं, डिसेबल्ड हैं तो रिजर्वेशंस है। फिर इसके बाद इनके लिए कई सारे फ्रेंडली उन्होंने बनाए हैं, कई सारे सिस्टम बनाए हैं, पॉलिसीज बनाए हैं, वेलफेयर पॉलिसी बनाए हैं। एक जहाँ ये काम करते हैं वहां पर में इनके लिए जो चीजें हैं उनके अनुकूल बनाए हैं। तो बहुत सारे ऐसे अलग से भी जो जॉब में नहीं है उनको भी कई तरह से ये सपोर्ट करते हैं, जैसे व्हील चेयर वगैरह सब फ्री में देते हैं। मैनी एनजीओज इनके लिए आए हैं। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन रिसोर्सेज कम है, तो और बेहतर करने के लिए मोर एंड मोर रिसोर्स एलोकेशन एज वेल एज मोर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की जरूरत है, मोर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। साथ साथ सोशल लेवल पे एडेप्टेबिलिटी, सोसाइटी इस ग्रुप को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टेंस का मतलब
सोसाइटी में टोटल इंटीग्रेशन, फैमिली में इंटीग्रेशन और रेस्पेक्ट जो है वो डिजर्व करती हैं। और डिग्निटी होनी चाहिए, डिग्निटी के साथ उसको ट्रीट किया जाए। हमारे विलेज में, ऐसे बैकवर्ड एरिया में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसके लिए लॉ भी बनना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड कि vulnerability ऑफ फेस्ड बाय डिसेबल्ड पर्सन, ये एक vulnerable सेक्शंस में आ जाते हैं। vulnerability and discrimination by labor class in India, working class, labor class, जो खास करके इंडिया में जितने लेबर फोर्स है का 70%, मोर देन 70% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र मीन्स वो डेली वेजेज हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स में काम करते हैं, रेडी वाले हैं, दुकान वाले हैं। तो टोटल लेबर फोर्स का मोर देन 70% ऐसे काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू है। ज्यादातर जो इसके जो चीजें हैं इंडस्ट्रियल लेबर, वह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल लेबर इन इंडिया आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। मैनुअल काम करते हैं या छोटे मोटे ऐसे ट्रैक्टर चलाना, मशीन ऐसे जिनको स्किल आ गया। तो एक कास्ट का और लेबर का एक कोरिलेशन है। मीन्स जो लो कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, वह ज्यादातर लेबर, मजदूरी, बंधुआ मजदूरी ऐसे काम करते हैं और ये इनकी संख्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का मतलब वो उनको डेली काम देखते हैं, फिक्स सैलरी नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होता, इंसेंटिव्स नहीं होते हैं और वो स्किल्ड वर्क ज्यादातर नहीं होती है। जेंडर ऑर्गेनाइजेशन फीमेल वर्कफोर्स, इसमें एक और चीज है कि फीमेल वर्कफोर्स भी काफी है। जैसे आप देखोगे जो बीड़ी बनाने का काम है उसमें महिलाएं ज्यादा होती हैं। जो चाय बागान में जो चाय पत्ती का काम करते हैं, प्रोसेस करने का, काटने का, तोड़ने का, उसमें महिलाएं ज्यादा होती हैं। इसी तरह से आजकल देखा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी पुरुषों की तुलना में महिलाएं लेबर ज्यादा काम करते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी महिलाएं आई हैं, ईंटें उठाने का भी काम करते हैं। उसके बाद और भी जो और माइग्रेट करके वो भी कहीं ना कहीं शहर में जाके और तरह के काम करते हैं। तो ज्यादातर मैनुअल जो काम है और उनको वहाँ लो वेजेस दिया जाता है, पैसे कम देते हैं, या छोटे ऐसे कंपनी में सिलाई का काम करते हैं तो सैलरी कम देते हैं। तो हियर एक जेंडर ऑर्गेनाइजेशन है कि विमेन वर्क फोर्सेस में आ जाते हैं। इनके साथ जो एक जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इनको बड़ी स्किल्ड वर्क नहीं है, इनकी क्या कहते हैं शेड्यूल्ड क्लास नहीं होते हैं। फिर इनको कई तरह से जो रिस्क है वो काम में वो खतरा है। कई बार ऐसे काम करने से उनके हेल्थ प्रभावित हो जाते हैं। कई बार बच्चों के साथ वो उनके बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके बच्चे का जो कई बार हेल्थ इश्यूज आ जाता है। तो एक बहुत बड़ा जो वल्नरेबल ग्रुप है फीमेल वर्क फोर्स अंडर इट, कि विमेन वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स इन इंडिया, उनको ड्यू वेजेस एज वेल एज प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर सिक्योरिटी, इंसेंटिव्स, इन सब चीजों की जरूरत है। एक और है इसमें ट्राइबल लेबर, ये मोस्टली द लेबर जो फोर्स हैं वो ट्राइबल एरिया में जो है ट्राइबल एरिया से आते हैं, वो माइग्रेटेड होते हैं ज़्यादातर। और माइग्रेट करने के बाद जो है उनका जो उनको कई बार एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। वही इशू है कि वो ट्राइबल जब एक प्लेन एरिया में आके काम करता है तो उनको वर्क प्लेस पे कई बार प्रॉब्लम झेलने होते हैं। कई बार रेशियलिज्म का, कई बार कल्चरल चीज़ों से लेकर के, कई बार रिलीजन को लेकर के, फिर साथ साथ लो वेजेस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना। तो अलग अलग जो ट्राइबल विमेन जो हैं, आप जो आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो ज़्यादातर ट्राइबल विमेन जो हैं वो तेंदू पत्ते का काम करती हैं। हिमांशु, यस सर।
वो देखे हो कभी ऐसा कि महिलाएं तेंदुपत्ता चुन के लाती है जंगल से, फिर हाँ सर, उसको उसी से फिर वो बीड़ी मेकिंग करते हैं। बीड़ी मेकिंग करते हैं, फिर बेच के पैसे। अब बताओ फिर कितना वो लंबा काम है फिर उनके। सर वो पापड़ वगैरह बेलते हैं और उस सब हाँ के एक्टिविटीज रहता है उनका। हाँ, तो देखो जो जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हो तो इन सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन जो सर है बड़ी मायने मायने रखता है। और ट्राइबल वुमेन का देखो उनका हेल्थ कैसा है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे घर में रहते हैं, कम पैसे होते हैं, इनकम बस बचत नहीं होता फिर उसमें उस काम में उनको। तो जैसे तैसे वो परिवार को, उनके पति जो होते हैं वो वही शराब लोकल लेकर पी के कहीं उड़ के होते हैं, तो परिवार चलाना, फिर बच्चे का भी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो 4-5 बच्चे होते हैं उनको खिलाना। अब कैसे मतलब महिला ही मेंटेन करती है ज्यादातर, ज्यादा बहुत हार्ड वर्क करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ट्राइबल फैमिली में, शेड्यूल कास्ट के फैमिली में और एग्रीकल्चरल लेबर जो, इसमें महिला इकोनॉमिक प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करती है, लेकिन उसके पेड वर्क नहीं है या काउंटेड नहीं है या कई तरह से जो ऐसी चीजें हैं। तो एक उनको एक प्रॉपर जगह दिलाना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, तो इनको लेकर के यस सर। जो लॉज और चीजें पॉलिसीज हैं, ठीक है। आप लोग का 5 मिनट का टाइम है, अब पूछो कुछ क्वेश्चन, कुछ क्यूरीज जो पूछना है तो। आज का सेशन हम लोग यहीं रखेंगे, तो एक बार 5 मिनट आप लोग डिस्कस कर लो कुछ। हिमांशु नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है? अंशिका, अंशिका यस सर। आपको कुछ यस सर। कोई चीज नहीं पूछना है? नहीं सर। अभी ये लंबा चलेगा क्योंकि अभी तो हम ये प्रॉब्लम इशू वल्नरेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, अब इसको पॉलिसी लॉ ये सब हम आगे वाला यूनिट में, अभी तो इसमें और है, इसमें इनफॉर्मल सेक्टर्स वाले चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कल। थोड़ा सा ये लेंदी चैप्टर्स है, और फिर आएंगे हम पॉलिसी रिलेटेड टू SC ST माइनॉरिटी से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उन सब चीज़ों यस पे सर। हम इशू करेंगे। तो सर इसके लिए कोई बुक नहीं क्या स्पेसिफिक? आप सिर्फ एनसीईआरटी सजेस्ट किए थे। देखिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आप लोग वो काम करो, जो इंडियन सोसाइटी सोशल इश्यूज एंड जस्टिस सबको एक सेक्शन यूनिट मान के चलो, ठीक है। यस सर। इसके लिए एक आप 12वीं क्लास का जो किताब आता है कि NCERT का जो इंडियन सोसाइटी, वो पढ़ लो, ठीक है। यस सर। वो पढ़ने के बाद आपको, जैसे मैं सोशल जस्टिस कॉन्सेप्ट के लिए मैं बोला था, थ्योरी पढ़ना है NCERT का 11th-12th क्लास का जो है। यस सर। एक तो थ्योरी वहाँ पूरा चैप्टर ही है, वहां से पढ़ना। और एक 2-3 वो, एक तो टाटा मैग्रो का है बुक इंडियन सोसाइटी सोशल इश्यूज एंड जस्टिस का, या तो वो आप देख लो, अमेजन वगैरह पे मिल जाएगा तो ले लो। या नहीं तो एक राम आहूजा का आता है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ठीक है। सर वो तो ले रखे हैं। आपने ले रखा है ना? यस सर। हाँ, तो राम आहूजा पढ़ो और उसके बाद योजना कुरुक्षेत्र आप देखते रहो, ठीक है। यस। अब जैसे मान लो कि अभी भारत में अभी अब लव जिहाद चल रहा है, लव जिहाद अभी फिर 15-20 दिन से तूफान पकड़े हुए है, चर्चा का विषय बन गया, ठीक है। यस सर। अभी कल BPSC की परीक्षा थी और उसमें कोरोना कोविड से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यस सर। तो जो ऐसे जो करंट में जो नए नए सोशल इश्यूज आते रहते हैं उसको आप न्यूज़पेपर से कवर करो, फिर टेलीविजन या जो आपके सोर्सेज हैं उससे न्यूज सुनो। अब लव जिहाद भी एक तरह का सोशल इश्यूज ही है, ठीक है। कि भाई अब यस सर। एक किस तरह का जो सरकार लॉ बना रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार बोल रहे हैं कि हम भी कानून लाएंगे, हरियाणा सरकार भी बोल रहा है कि इससे समाज में तनाव पैदा होता है। अभी कई घटना हो गए हमारे देश में, तो ये लंबे समय से चल रहा है, आज ही नहीं है ये भारत में, लेकिन अभी थोड़ा सा 4-5 घटना हो गई जिसके कारण फिर से एक बार ये लाइमलाइट में आ गया और कई राज्य सरकार ने लॉ बना दिया, ठीक है। तो यस लव जिहाद का बेस क्या है, ये दो कम्युनिटी के लोगों में क्या हमारा संविधान क्या कहता है, फिर व्यक्ति का क्या अधिकार है, फिर सोशल इसके डायमेंशंस क्या हैं, पॉलिटिकल इनके पीछे क्या डायमेंशंस हैं, इन सब चीजों का आप एनालिसिस सेल्फ करते रहोगे, ठीक है। लेकिन जब आप ये बुक जैसे राम आहूजा आपने पढ़ लिया, NCERT पढ़ लिया, मेरा लेक्चर सुन लिया, तो आप ये बात जान लो, ये आप कोई भी क्वेश्चन यदि आपको UPSC में आता है तो आप बेस तैयार हो गया, तो आप उस क्वेश्चन को लिखने की स्थिति में रहो। अब है कि करंट जो चीजें आती रहती है उसको हम योजना में भी देखेंगे, एक मैगजीन आता है योजना भारत सरकार का, ठीक है। यस सर। और कुरुक्षेत्र, इसमें कई बार ट्राइबल से रिलेटेड, कई बार क्या कहते हैं विमेन से रिलेटेड विशेषांक होते हैं, कई बार शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड होते हैं। तो वो आप मार्केट से कलेक्ट कर लेना या फिर सब्सक्रिप्शन ले लो, कोरोना है तो, नहीं तो मार्केट में नॉर्मली मिल जाता है ये मैगजीन सब, ठीक है। यस सर।
और हम आपको एक कंटेंट जो है, जैसे हमारा अभी अब चलने दो, अभी तो मैं काम भी कर रहा हूँ इस पे, इसलिए नहीं भेजा हूँ आप लोगों को। सब लोगों को मैं पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूंगा। तो एक कंटेंट जो मैं आपको, कोई पॉइंट छूट गया होगा या डेटा छूट गया होगा, आपने नहीं लिख पाया होगा, मैं जितना भी चीजें बोल रहा हूँ उसमें से कुछ भी छूटा होगा वो मैं आपको सप्लीमेंट्री आपको मिल जाए, ठीक है। Yes, sir. वो मतलब रिटर्न Yes, sir. रूप से अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। सर हाँ सर मेरे को अटेम्प्ट देना है 2022 में, तो सर अभी मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, करंट अफेयर कर रहा था, लेकिन फिर हिंदू बंद हो गया कोरोना के कारण, तो फिर अभी पॉज कर दिया हूँ, जीएस में फोकस कर रहा हूँ। तो सर जून से करूंगा तो सही रहेगा क्या, मतलब 2021 के कि जनवरी से करूँ? ऐसा करो कि अभी तुम बेस तैयार करो, ठीक है। यस सर। जैसे एनसीईआरटी का बुक पढ़ो, ऑप्शनल को तैयार करो, जीएस के सारे पेपर को तैयार करो, राइटिंग को अप्रोच Yes. डेवलप करो, और थोड़ा बहुत जैसे मान लो ऑनलाइन, हिंदू ऑनलाइन भी आता है, कोई एक ऑनलाइन हाँ करंट सर, इवेंट, एनालिसिस वगैरह आता है उसका। हाँ तो एनालिसिस वगैरह जो आता है ना उसको आप फॉलो करते रहो। और न्यूज जैसे सर सुनने में हिंदू तो का ऐप भी है। हिंदू का ऐप है ना, यस, उसमें एडिटोरियल वगैरह आता है। हाँ तो वो आप ऑनलाइन पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। और Yes, sir. थोड़ा सा देख लो, ज्यादा नहीं। और फिर एक मैगजीन जैसे मंथली मैगजीन जैसे योजना कुरुक्षेत्र है, एक वो लो। एक क्रॉनिकल मैगजीन आता है, हर एक महीना वो खरीदो। तुम क्रॉनिकल खरीदते हो? सर नो वो सर, फॉलो कर क्रॉनिकल रहा तो था नहीं किया। हैं? सर, हिंदू ही फॉलो कर रहा था, अभी बंद किया। नहीं नहीं नहीं, हिंदू तो चलो उसमें पूरा यूपीएससी के लिए 8-10 आर्टिकल होते हैं। यदि तुम हिंदू में या कहीं छूट गया तो करंट होते हैं, मतलब वो एक अलग मैगजीन है। तो एक मंथली हाँ सर, मैगजीन, वो मंथली जैसे कि विजन आईएएस वगैरह जो करते हैं मंथली, उस टाइप का। हाँ हाँ, तो मंथली एक मैगजीन पढ़ो, ठीक है। यस सर। और ये मतलब एक लाइफ, ये स्टाइल होना चाहिए। मतलब तुम्हारा देखो करंट हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब जो चीजें जो हो रहा है उसके बारे में, जब आप आईएएस तैयारी करते हो ना तो उसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो उस समय में जब देखेंगे जो चीजें रहेंगे उसको उस हिसाब से कोऑर्डिनेट करेंगे। यस सर। अभी बेस तैयार, अभी बुक पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ो, जीएस को तैयार करो, ऑप्शनल तैयार करो। और ये सब तैयार करके एक बार पूरा ऑप्शनल को समझ के नोट्स वोट सब लेकर के छोड़ दो। फिर उस समय में जब तुम्हारा पीटी निकल जाएगा तो सिर्फ रिवीजन का टाइम मिलता है 2-3 महीना में, पर नया चीज कुछ नहीं पढ़ यस सकते। सर। यस सर। इसीलिए अभी जिस टेम्परामेंट से देख रहे हैं, तुम लोग पढ़ रहे हो, बहुत सीरियस पढ़ रहे हो, 2 घंटा बैठते हो, तो ऐसे करोगे तो लक्ष्य बहुत नजदीक हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो हम आगे सर बढ़ा। हाँ सर ऑप्शनल कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा सर, ऑप्शनल? देखो, अभी सोशल जस्टिस वाला जो यूनिट है ना, ये यस मान सर। के चलो कि आज कितना हो गया, आज हमारा हो गया, क्या कहते हैं, 1 सप्ताह मान के, और चलो 1 सप्ताह में हम कर लेंगे इसको, ठीक है। जी सर। 1 सप्ताह यदि सर हमारा, आराम से। यस सर। यस सर। 1-1.5 महीने में ऑप्शनल हो जाएगा सर, 1.5 महीने में कंप्लीट? देखो 1.5 महीने नहीं में, डेढ़ सर, महीने अच्छे में से कराना। देखो आप नहीं नहीं, लोग, अच्छे से ही करेंगे, तो पीटी भी है ना भाई, जो यदि नया तुम लोग जैसे नहीं कह रहा हूँ। 5-6 लड़के तो तुम बता रहे थे हम लोग हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। और यदि कुछ लड़के, यदि 8-10 लड़के इकट्ठा करो, हम देखो 1.5 महीने में 2 घंटे का यदि हम क्लास लेंगे ना रेगुलर, जी सर। यस सर। तो मान के चलो कि हम मान लो एक दिन तो सप्ताह में छुट्टी करोगे ही करोगे, 6 दिन हुआ। यस नहीं सर। भी करेंगे चल जाएगा सर, वो पूरा है, लेंगे। हो ही जाता है फेस्टिवल वगैरह, कुछ कुछ पढ़ते ही रहते हैं हाँ तो। कुछ हमें कुछ भी पड़ नहीं जाता आएगा है। भाई दिसंबर जनवरी में। हाँ तो मान के चलो कि डेढ़ भाई महीने तो में 1.5 महीने में हम बहुत हम कुछ दोनों। कर लेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा एक बात मान लो, दूसरा बात की मान लो कि यदि कुछ मान लो छूट गया या कुछ डाउट है तो फिर हम अवेलेबल है ना, ऐसा थोड़ा है कि हम अवेलेबल नहीं है। यस जी सर। सर। जी सर। देखो हम एक ऐसे मेंटर रहेंगे तुम्हारे साथ कि ऑलवेज एग्जाम तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है। यस। यस। तो जैसे मान लो नोट्स की कमी हुई, कोई डाउट हुआ, कोई कंफ्यूजन हुआ, तो भाई एक बार मान लो कि यूनिट तुम्हारा खत्म हो गया, तुमने समझ लिया, नोट्स तुमको हम यहाँ से अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। यस सर। जी अब सर। पढ़ने के बाद मान लो कि कोई चीज पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आया, तो सब सोर्स है हमारे पास, कम्युनिकेट कर सकते हो। अब मैं आने वाला भी हूँ, कोरोना संकट खत्म होता है तो तुम्हारे सेंटर पर मैं रायपुर आने वाला हूँ, ठीक है। जी सर। यस अभी सर। अभी तो कोरोना है ना, तो कोरोना के कारण सब बैन है। तो जी मनोज सर। सर से यस बात सर। मनोज सर से बात हुई है। मनोज सर बोले हैं सर जैसे नॉर्मल ऑफिस खुलती है, नॉर्मल लॉकडाउन खत्म होता है तो सबसे पहले आप ही आएंगे यहाँ, ठीक है। सर और लेकिन ऑनलाइन ज्यादा बेटर है, क्योंकि ना सर क्या है, अब बाहर से फैकल्टी आते हैं तो वो ज्यादा दूर रुकना नहीं चाहते, दिल्ली जाना चाहते हैं, तो वो क्या है सर, एक हफ्ते में जल्दी 10 कोर्स दिन में कंप्लीट करना करवा देते चाहते हैं। और हाँ सर
6 घंटे की क्लास चलती है तो फिर थोड़ा जल्दी ग्रास्प भी नहीं हो पाता, तो ये सर ज्यादा बेटर लग रहा है ऑनलाइन वाला जो है। हाँ तो 2-2 घंटे का क्या रखेंगे कहीं भी मान के बैठ के, चलो। इससे क्या है कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं सर, घर में कहीं भी बाहर भी हैं तो अटेंड कर सकते हैं क्लास को। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी दिक्कत बढ़िया नहीं है, ज्यादा, सबसे तुम बड़ी लोगों बात को ये है भी अच्छा रायपुर में लगता नहीं है है तो और भी हम भी अब कंफर्टेबल हो रहे हैं, हम भी ऑनलाइन में ना। ये ज्यादा बेटर है सर। बाकी तो हमको मनुष्य कहीं ज्यादा नहीं जान जाना लेते पड़ता, मैं घर में देखो अभी घर में ही हूँ, अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई स्टूडियो नहीं, अपने घर में लैपटॉप है मेरे पास, ऑन कर लेता हूँ, उसको मैं पढ़ाता हूँ। तो हमको भी है कि उतना दूर जाना चीजें तो मतलब यदि हम ऑनलाइन ही करवा देंगे, नो डाउट ऑनलाइन यदि हुआ तो ऑनलाइन ही करवा देंगे। इसमें करेंगे क्या कि जैसे 2-2 घंटे का क्लास रखेंगे तो मान के चलो 1.5 महीना तो नहीं, 2-2.5 महीने में हम कर लेंगे, बहुत कुछ सर कवर कर अभी लेंगे। एक ही क्लास चलती है हम लोग की, तो अभी भी अगर हो सकता है तो कर सकते हैं, अगर साथ में अगर। ऐसा करो ना, जैसे मेरा ये सोशल वाला सेक्शन खत्म होगा ना, यस सर। ये सोशल एक सप्ताह मान के चलो, एक सप्ताह में हम ये सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे सोशल जस्टिस वाला, ठीक है। यस सर। तो सोशल जस्टिस के बाद कुछ शायद कुछ और किसी सेक्शन में तुम लोगों का छुटा हुआ है जो मेरा एरिया है, ठीक है। यस सर। तो मे बी कि उस, एथिक्स बोल रहे थे सर, एथिक्स। हाँ एथिक्स था हाँ थोड़ा सा। हाँ, तो एथिक्स में जो जिस छुटा हुआ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एथिक्स में बहुत, तो मेरा यहाँ पे बहुत डिमांड रहता है, ठीक है। तो यस मे बी कि उस एरिया को मैं कवर करते हुए फिर ऑप्शनल पे आ जाऊंगा, ठीक है। यस यस सर। आप लोग भी सब लोग माइंड मेकअप करके रखो, तब तक एनसीईआरटी का सोशियोलॉजी पर हो। एक बार मनोज सर से तुम लोग बात किया कि नहीं किया? सर अभी तो जीएस नहीं हुआ है करके नहीं कर रहे हैं सर, बोलेंगे हम लोग को पहले जीएस करो कंप्लीट करके, इसलिए अभी नहीं बोल रहे हैं। हाँ तो ऐसा है कि जीएस कंप्लीट होने दो, जैसे ये हो जाएगा तो तुम्हारा जो यस सर। कुछ एरिया जो है उधर उसको कवर करते हुए फिर एक बार सब लोग आपस में बात करेंगे और जैसे बनता है तो स्टार्ट कर देंगे, हमको कोई इशू नहीं। यस यस सर। सर। और तुम लोग देखना फिर तुम लोग फिर बहुत ही अच्छा करोगे, हमको पूर्ण विश्वास है कि यू आर डिजर्विंग, तुम लोग का लेवल अच्छा है, जो तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो और डिस्कस, तुम लोग का बहुत अच्छा लेवल आप देखेंगे, नहीं। यस तो 2 घंटा काफी है, 2 घंटा करके तो देखो आप ये सब बच्चे मेच्योर्ड हो, तुम लोग बहुत अच्छा लगता है। तो मेच्योर्ड हो तो आप आईएएस तैयारी करो, तो उसमें है क्या कि एक गाइडलाइंस दे दिए कि ऐसे करना है तो उसको करते रहो अपने। अब बाकी चीजों के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, नहीं कोई चीज हो, इशू हो, चीजें हैं, डाउट है, तो हम लोग ये पूरा ओपन सेशन रखते हैं। होता क्या है, जहाँ हमारे एक जगह जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ 500-400 बच्चे हैं ऑनलाइन, ठीक है। और 400 बच्चे में बड़ी मुश्किल हो जाता है कि किससे क्वेश्चन पूछूं, क्या पूछूं, नहीं पूछूं, तो वो जो मैं लेक्चर देता हूँ सुन लिया बस हो गया। अब यहाँ तो इंटरेक्टिव हो जाता है, हम लोग 7-8 बच्चे ही हैं, तो काफी अच्छे से सर तुम जैसे लोग। एग्जाम के टाइम कोई चीज में, जैसे कि ऑप्शनल वगैरह में या किसी चीज में दिक्कत होगा सर, आपको कॉल करेंगे तो बिल्कुल आप मदद बिल्कुल, करेंगे सर? पूरा पूरा एकदम पूरा, कभी भी पूरा तैयारी के दौरान एक मेंटर होता है, देखो एक होता है कि क्योंकि दिक्कत तो सर ये प्रोफेसर। सोशल जस्टिस में नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत ये ऑप्शनल में जाएगा, थोड़ा सा हाँ बस थोड़ा बाकी ऑप्शनल सब पर ये देखो, जाएगा। ऑप्शनल यदि तुम लोगों ने ऑप्शनल का क्लास ले लिया, ठीक है, तो ये मान के चलो कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा, मतलब बेस से ज्यादा बहुत कुछ जान लोगे, बहुत कुछ क्लियर, क्योंकि ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल में ऐसा है कि 20% तुम्हारा जीएस ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, जी सर। ठीक है। यस सर। ठीक है सर। चलो अब कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, कल हम लोग फिर आगे टॉपिक्स को बढ़ाएंगे, वी आर मीटिंग टुमारो, ठीक है। यस यस। सर। यस यस सर। सर। ओके, ओके थैंक बाय, यू सर। ओके बाय, थैंक यू थैंक सर। यू सर। बाय, थैंक यू, गुड डे। गुड डे।